दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखो, इराइथोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई। इराइथोपोएटिन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है किडनी की जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, ऑप्शन बी में हमको दे रखा है पेनक्रियाज के अल्फा सेल से, सी में हमको गिवन है एडिनोहाइपोफाइसिस की सेल से, और डी में हमको बता रखा है बोन मैरो की सेल से। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। इराइथोपोएटिन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी की जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। इराइथोपोएटिन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को, ये प्रोड्यूस होता है जेजी सेल ऑफ किडनी से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ए। ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस करती है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है इराइथोपोएटिन, जो स्टिमुलेट करता है इराइथोपोसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। ऑप्शन में हमको दे रखा है व्हेल, बी में दे रखा है सी हॉर्स, सी में दे रखा है शार्क, डी में हमको बता रखा है रिवर डॉल्फिन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, रिवर डॉल्फिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीन ड्राइविंग टू एक्सटिंक्शन। प्लांट के और एनिमल के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज कौन सा है यहाँ पे। ऑप्शन में हमको दे रखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी में बता रखा है को एक्सटिंक्शन, सी में बता रखा है हमको ओवर एक्सप्लोइटेशन, और डी में बता रखा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो प्लांट के और एनिमल के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज हमको बताना था, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, रिवर डॉल्फिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, और यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हमको बताना है, कौन सा होगा यहाँ पे, नेशनल पार्क, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रोव या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीड बैंक बी। हमसे पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्स-सिटू कंजर्वेशन का सीड बैंक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये लिखा हुआ है देखो, एक्स-सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड ऑफ साइट कलेक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सीड बैंक। एक्स-सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीड बैंक बी। इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड लास्ट में हमको बता रखा है एनसीईआरटी में सीक्रेट ग्रुप। नंबर आप लोग ध्यान रखें इनका, हॉटस्पॉट है 34, बायोस्फीयर 14 नेशनल पार्क का नंबर है 90 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 448। एक्स-सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल इधर लिख के दे रखे हैं हमको। पहला है बोटेनिकल गार्डन, दूसरा हमको बता रखा है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, तीसरा है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एक्स-सिटू कंजर्वेशन के। क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, पोलन बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, पोलन बैंक, जीन बैंक एंड फील्ड जीन बैंक, एक्वेरियम एंड लास्ट में है होम गार्डन। ये सारे के सारे हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन। और इधर ये सारे के सारे इन सिटू के, सीक्रेट ग्रुप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, हॉटस्पॉट। इधर है इन सिटू कंजर्वेशन और इधर है एक्स-सिटू कंजर्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक दो बार देखोगे इनको तो ये याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट केमिकल। हमको बताना है न्यूट्रिएंट केमिकल कौन कौन सा है यहाँ पे, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, विटामिन एंड डी में हमको दे रखा है ऑक्सीटोसिन। तो एनसीईआरटी में हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर हमको बता रखा है कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। तो हार्मोन हमको दे रखा है ऑप्शन ए में एपिनेफ्रिन, बी में दे रखा है थायरोक्सिन और सी डी में दे रखा है ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, हमसे पूछा है न्यूट्रिएंट केमिकल। न्यूट्रिएंट केमिकल होता है वाइटामिन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ओनली। सी ओनली कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, बी में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट केमिकल। न्यूट्रिएंट केमिकल कौन होता है, तो विटामिन जो होते हैं न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। तो सी कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, ओनली सी। यहाँ पे दे रखा है दूसरे में, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ऑप्शन ए में हमको दे रखा था यहाँ पे बी एंड सी। बी में हमको दे रखा है थायरोक्सिन हार्मोन, जबकि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। तो जहाँ पे बी आए, ए आए और डी आए, जिस ऑप्शन में अगर बी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, तो वो अपना आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे बी आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा बी की वजह से, ए और डी की वजह से ये थर्ड गलत हो जाएगा, ए की वजह से, बी की वजह से ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली सी सेकंड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ही लिखा हुआ देखो, विटामिन जो होते हैं न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं और हार्मोन जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। और एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन एग्जाम्पल है हार्मोन के। तो ये सारे के सारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। न्यूट्रिएंट केमिकल हमसे पूछा गया तो अपना आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन कौन सा ऑप्शन में दे रखा था मैं दूसरे में, तो अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम हैड अकर्ड बाय ड्राइविंग बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अंगों के उपयोग एंड अनुपयोग से जीवन का विकास होता है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था हमको, लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, मिलर ने या फिर ओपेरिन ने। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेमार्क फर्स्ट।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेमार्क हैड सेड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम हैड अकर्ड बाय ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेमार्क फर्स्ट। लेमार्क ने बताया था कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से लाइफ का विकास होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेप्टर। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर साइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, टिप्स ऑफ एक्सॉन पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और लास्ट में हमको दे रखा है मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो रिसेप्टर्स है। तो हमको बताना है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये लिखा हुआ है देखो, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो अपना आंसर हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दे रखा है ऑप्शन सी में, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा होता है? ऑप्शन में दे रखा है हमको, ऑप्शन में हमको गिवन है हाइड्रोजन आयन, बी में दे रखा है पोटेशियम आयन, सी में दे रखा है सोडियम आयन, डी में दे रखा है हमको कैल्शियम आयन। हमसे पूछा गया है मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन, यहाँ पे हमसे पूछा गया है इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर होता है पोटेशियम। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, इंट्रा की जगह अगर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, तो फिर अपना आंसर हो जाता है यहाँ पे सोडियम। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इंट्रा सेलुलर, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा पोटेशियम। एक्स्ट्रा पूछेगा तो सोडियम और इंट्रा पूछेगा तो पोटेशियम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटाइन हमसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगर पूछा जाता एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन तो फिर अपना आंसर हो जाता सोडियम। इंट्रा सेलुलर पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसमें थकान होती हो, वीकनेस कमजोरी आ जाती हो और स्केलेटल मसल पैरालाइज कर जाती हो, तो कौन सा क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए बी सी डी में से। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है गाउट, बी में दे रखा है आर्थराइटिस, सी में दे रखा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डी में हमको दे रखा है माइस्थेनिया ग्रेविस। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसमें फैटिक थकान होती हो, वीकनेस हो जाती हो और स्केलेटल मसल पैरालाइज कर जाती हो, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है? बोटुलिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टिटेनी एंड माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी सी। पहले में हमसे पूछा गया था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीडिंग टू फैटिक, वीकिंग एंड स्केलेटल मसल, जिसमें पैरालाइज हो जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा पहले में माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा पूछा गया था हमको इनहेरिटेड मस्कुलर डिसऑर्डर को, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये कुछ डिसऑर्डर बता रखा है हमको मस्कुलर सिस्टम के एनसीईआरटी में, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टिटेनी, आर्थराइटिस। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें अफेक्ट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और वीकिंग पैरालाइसिस हो जाती है इसमें स्केलेटल मसल। दूसरा हमको बता रखा था जो क्वेश्चन हमको गिवन था मस्कुलर डिस्ट्रोफी था, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें डिजेनरेट कर जाती है स्केलेटल मसल। टिटेनी, इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में ड्यू टू लो कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी के कारण यहाँ पे वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट में सूजन आ जाती है आर्थराइटिस में। नेक्स्ट हमको बता रखा है ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यहाँ पे बोन मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। कॉज इसका डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन का घट जाना। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमाव के कारण जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो ये हो जाएगा गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आर की जो रेशियो है ये क्या है? ऑप्शन में हमको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, बी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम, सी में दे रखा है ऑक्सीजन कंज्यूम वाटर प्रोड्यूस, डी में दे रखा है ऑक्सीजन कंज्यूम टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो आर की जो रेशियो है ये होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना बी। नेक्स्ट में भी पूछा आर क्यू इज, आर क्यू क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। हमसे पूछा था आर क्यू इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है? तो अपना आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम और एब्जॉर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड इवोल और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और कंज्यूम, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा आर क्यू इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। सी कार्बन अपॉन नाइट्रोजन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है ना, मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया अभी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा गलत और यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग।
ग्रोथ कौन से फेज के दौरान मैक्सिमम होती है, लॉग फेज, लेग फेज, सीनेसिस फेज या फिर डोरमेंसी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉग फेज। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, आंसर हो जाएगा ए। नेट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। प्लांट में जो टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है कैसे होता है। ऑप्शन ए में को दे रखा है स्टेयर स्टेप शेप, बी में दे रखा है पैराबोलिक, डी में दे रखा है लीनियर, सी में दे रखा है सिग्मोइड। तो टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है प्लांट में, सिग्मोइड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीआर से। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नेट 2021 में, दूसरा है नेट 2020 का। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन ए फील्ड। वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसका उपयोग खेतों में पाई जाने वाली जो वीड है उसको डिस्ट्रॉय करने में करा जाता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड, बी में गिवन है इंडोल एसिटिक एसिड आईए, सी में दे रखा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और डी में हमको बता रखा है 2,4-डी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे डी। प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन ए फील्ड इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आंसर हो जाएगा 2,4-डी। 2,4-डी की फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, Ia इंडोल एसिटिक एसिड एंड Iba इंडोल ब्यूटारिक एसिड और Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, Ia इंडोल एसिटिक एसिड, Iba इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उस पीजीआर का हमको नाम बताना है जिसको स्प्रे करा जाएगा शुगर केन की क्रॉप पे, तो ये शुगर केन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करता है और शुगर केन का जो स्टेम है उसके लेंथ को भी इंक्रीज करता है। तो ये कौन सा पीजीआर है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर इथाइलिन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा पीजीआर है जिसको अगर स्प्रे करा जाए शुगर केन क्रॉप पे तो ये शुगर केन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करता है और जो शुगर केन स्टेम है इसकी भी लेंथ को इंक्रीज करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस रिडक्शन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियुलर वॉल। उस पल्मोनरी डिजीज का हमको नाम बताना है जिसमें एल्वियुलर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता हो और एल्विलाई की वॉल भी डैमेज हो जाती हो। ऑप्शन में हमको दे रखा है निमोनिया, बी में गिवन है अस्थमा, सी में दे रखा है पिलोरिसी और डी में हमको बता रखा है इम्फाइसिमा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। इम्फाइसिमा में एल्वियुलर वॉल डैमेज हो जाती है और गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होने वाला एल्वियुलर सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे इम्फाइसिमा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग। उस क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हमको बताना है जो मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता हो। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सी में दे रखा है इम्फाइसिमा और डी में हमको बता रखा है अस्थमा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे इम्फाइसिमा। हमसे पूछा गया था कि उस क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को बताओ जो मेनली होता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे इम्फाइसिमा। और इम्फाइसिमा में अभी पिछला क्वेश्चन हमने करा है, यहाँ पे क्या होता है एल्वियुलर वॉल डैमेज हो जाती है और गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होने वाला जो एल्वियुलर सरफेस एरिया है ये भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अपना आंसर इम्फाइसिमा है और यहाँ पे भी क्या है नीचे वाले क्वेश्चन में इम्फाइसिमा। मेजर कोज क्या है इम्फाइसिमा का, सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, ट्राइकासिड वाल, बाइकासिड वाल और सेमिलुनर वाल। और इधर हमको दे रखा है 1 2 3, इनको मैच करना है कौन सा किसके साथ फिट बैठेगा। ट्राइकासिड वाल प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एक हो जाएगा थर्ड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है वो होता है ट्राइकासिड वाल, तो एक हो जाएगा थर्ड। बाइकासिड वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल होता है बाइकासिड वाल, बी का हो जाएगा पहला, ए का हो जाएगा तीसरा। और सेमिलुनर वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वाल होते हैं सेमिलुनर वाल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ए का है तीसरा, बी का है पहला और सी का है दूसरा। ट्राइकास्पिड वाल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकास्पिड वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, सेमिलुनर वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम। हमसे पूछा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है C4 प्लांट में। ऑप्शन में दे रखा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बी में दे रखा है पायरुविक एसिड, सी में दे रखा है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, डी में दे रखा है सक्सिनिक एसिड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सोलोएसिटिक एसिड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फेनोल पायरुवेट PEP, ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्लांट में है, C4 प्लांट में, C2 प्लांट में, C3 एंड C4 दोनों प्लांट में या फिर C3 प्लांट में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे C4 प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सोरगम C4 प्लांट में ऑक्सोलोएसिटिक एसिड और फॉस्फेनोल पायरुवेट PEP, ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड है C4 प्लांट में। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा सी। चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमको बता रखा है C3 प्लांट के बारे में और C4 प्लांट के बारे में। ये टेबल है देखो, यहाँ पे हमको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक, इधर है C3 प्लांट और इधर है C4 प्लांट।
प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर C3 प्लांट में तो है RUBP और C4 प्लांट में है PEP। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर में तो RUBP ये 5 कार्बन कंपाउंड है और PEP जो फॉस्फेनोल पायरुवेट है ये है 3 कार्बन कंपाउंड। प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर C3 प्लांट में है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट और C4 प्लांट में है PEP फॉस्फेनोल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर में C3 प्लांट में कितने हैं 5 और C4 में है 3। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 में है OAA ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। हमसे ही पूछा गया था प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, तो यहाँ पे अपना आंसर था पहले क्वेश्चन में ऑक्जेलो एसिडिक एसिड और दूसरे में था प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर इन C4 प्लांट फॉस्फेनोल पायरुवेट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट PGA 3 कार्बन कंपाउंड है एंड C4 प्लांट में है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिडिक एसिड C4 प्लांट में और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे चलती है मेसोफिल सेल में और C4 में बंडल शीथ सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में और C4 में मेसोफिल सेल में, दोनों में मेसोफिल अपना आंसर हो जाएगा अगर पूछा गया तो। नंबर ऑफ सेल जो फिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड को तो C3 प्लांट में तो है 1 मेसोफिल सेल और C4 में कितना है 2 मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो फिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मेसोफिल और यहाँ पे 2 मेसोफिल सेल बंडल शीथ सेल। एंजाइम पेपकेज C3 में एब्सेंट एंड C4 प्लांट में है प्रेजेंट। एंजाइम रुबिस्को यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ भी प्रेजेंट, C3 में C4 में दोनों में प्रेजेंट। रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में C3 में, C4 में होता है बंडल शीथ सेल में। क्रेंज एनाटोमी C3 में एब्सेंट है और C4 में प्रेजेंट है। तो ये टेबल है जहाँ पर हमको बता रखा है C3 प्लांट C4 प्लांट और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। उस सब्सटेंस को हमको बताना है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और पेप्टाइड बॉन्ड होता है रेस्पेक्टिवली, हमको बताना है कौन कौन सा होगा। ऑप्शन में दे रखा है काइटिन कोलेस्ट्रॉल, बी में दे रखा है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, सी में दे रखा है सेलुलोज लेसिथिन, डी में दे रखा है इनुलिन एंड इंसुलिन। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनुलिन में और पेप्टाइड बॉन्ड होता है इंसुलिन में। नीट 2020 का क्वेश्चन है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन में पूछा गया था आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करो जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिड होता है इनुलिन में और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है इंसुलिन में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनुलिन में और पेप्टाइड बॉन्ड इंसुलिन में, आंसर होगा यहाँ पे अपना डी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।